वेलकम टू IAS पीसीआई जून। मैं हूं सोनू कुमार। दोस्तों, आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए मॉक टेस्ट। दोस्तों, हम लोग अब आज से प्रत्येक दिन एक एक मॉक टेस्ट को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो आप भी जो है यहाँ पे हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाइए और आप भी एक एक मॉक टेस्ट को हमारे साथ सॉल्व करते चलिए। दोस्तों, हम लोग का टारगेट है कि मार्केट में जितने भी मॉक टेस्ट हैं, चाहे वो विजन IAS का हो, दृष्टि IAS का हो, ओनली IAS का हो, जितने भी मॉक टेस्ट हैं सारे मॉक टेस्ट को हम लोग एग्ज़ाम से पहले सॉल्व कर लें। उसके साथ ही यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के द्वारा पूछे गए जितने भी प्रश्न पत्र हैं पिछले 10 वर्षों का, उसको भी हम लोग यहाँ पे डिटेल डिस्कशन भी कर लें। तो दोस्तों, यदि आप यहाँ पे ये सारे मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर को सॉल्व कर करके जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, तो आपको इसका बेनिफिट जो है आपको एग्जामिनेशन हॉल में ही देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको यूपीएससी से संबंधित एवं स्टेट पीसी से संबंधित वीडियो लगातार देखने को मिलेगा। चलिए बिना देरी किए हम लोग वीडियो को दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, संविधान में निहित धर्म की स्वतंत्रता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए, इसमें आपको सही कथन को चूज़ करना है। तो पहला इसमें कथन दिया गया है, इसमें किसी भी धर्म का पालन न करने की स्वतंत्रता जो है वह शामिल होती है। तो यह तो जो कथन जो है यह तो सही है। क्यों कि धर्म की स्वतंत्रता की संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत प्रदान किया गया है और यह जो है एक मौलिक अधिकार है। धर्म की स्वतंत्रता में अंतःकरण की स्वतंत्रता जो है समाहित है। इसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को चुन सकता है तथा यह निर्णय भी ले सकता है कि वह किसी भी धर्म का पालन नहीं करेगा। तो इसलिए कथन 1 जो है वह सही है। और यदि अब हम दूसरे कथन की बात करेंगे तो यह सभी धर्म परिवर्तनों पर रोक लगाता है। ठीक है, तो देखिए, धर्म की स्वतंत्रता में न केवल किसी धर्म को अबाध रूप से मानने का अधिकार बल्कि उसका प्रचार करने का भी अधिकार शामिल है। इसमें लोगों को अपने धर्म में शामिल होने के लिए सहमत करना और इच्छानुसार धर्म परिवर्तन करना भी शामिल है। तो संविधान बलपूर्वक किए गए धर्मांतरण और प्रलोभन द्वारा किए गए धर्मांतरण पर रोक लगाता है, इसलिए कथन 2 जो है वह गलत है। और अब हम तीसरे कथन की बात करेंगे तो यह विदेशी नागरिकों के लिए उपलब्ध नहीं है। तो देखिए, धर्म की स्वतंत्रता न केवल भारतीय नागरिकों को बल्कि भारतीय क्षेत्र में रहने वाले विदेशी नागरिकों को भी उपलब्ध है, इसलिए कथन 3 भी जो है वह भी गलत है। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा, वह होगा ऑप्शन ए। बढ़ते हम दूसरे प्रश्न के लिए। तो दूसरा प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने की शक्ति जो है वह किसमें निहित होती है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन में दिया गया है वित्त मंत्री में, संसद में, राष्ट्रपति में या भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति में। जो वित्तीय आपातकाल है वह राष्ट्रपति जो है वह घोषणा करते हैं। अब हम बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तो तीसरा प्रश्न है, हाल ही में द फॉरेस्ट ऑफ इंडिया रिपोर्ट 2021 जो है वह प्रकाशित की गई थी। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे आपको सही कथन इसमें जो है सही कथन नहीं है उसको चूज़ करना है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे, इसमें जो है कौन से कथन जो है वह सत्य नहीं है, यही आपसे पूछ रहा है। तो पहला है, इसे प्रतिवर्ष भारतीय वन सर्वेक्षण यानी FSI द्वारा तैयार किया जाता है। यह तो गलत हो जाएगा क्योंकि यह प्रत्येक 2 वर्ष में जो है प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, दूसरा है, वन क्षेत्र में 10,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो यह भी गलत है क्योंकि यह 10,000 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि नहीं हुई है, यह जो हुई है वो 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई, यानी दूसरे कथन भी हमारा गलत हो जाएगा। और तीसरा कथन है, विगत 2 वर्षों में वनावरण में सबसे अधिक वृद्धि जो है वो मध्य प्रदेश में देखी गई है। ठीक है, तो यह भी गलत हो जाएगा। जो सबसे अधिक जो वृद्धि देखी गई है वह देखी गई है आंध्र प्रदेश में। याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश में देखी गई है, इसके बाद तेलंगाना में है, उसके बाद उड़ीसा में है। ठीक है, तो इस प्रकार आप याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा जो वृद्धि हुई है वह हुई है कहाँ, तो आंध्र प्रदेश में, ना कि यहाँ पे जो दिया गया है मध्य प्रदेश। तो यानी कथन 3 भी गलत हो जाएगा। तो इसलिए मेरा सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 1, 2 और 3 जो है वह तीनों के तीनों क्या हैं, गलत आंकड़े दिए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा चौथा प्रश्न है, देखेंगे,
भारतीय संसदीय प्रणाली और ब्रिटिश संसदीय प्रणाली के बीच निम्नलिखित में से कौन सी समानता जो है कौन सी समानता या समानताएं विद्यमान है। ठीक है, तो आपको इसमें जो चूज़ करना है वो सही कथन को चूज़ करना है। तो संसद की सर्वोच्चता, देखिए यह तो जो है संसद की सर्वोच्चता यह तो दोनों में निहित नहीं है। दूसरी बात करते हैं तो निर्वाचित राज्य प्रमुख, ठीक है, निर्वाचित जो है राज्य प्रमुख, यह भी कथन गलत हो जाएगा। तीसरा दिया गया है बहुमत प्राप्त दल का शासन, जी बिल्कुल, बहुमत प्राप्त दल का ही शासन जो है भारत में जो है वह सरकार, जैसे आप लोकसभा में देख लें चाहे राज्य के अंदर आप विधान सभा में देख लें, तो जो बहुमत प्राप्त दल का दल होता है उसी के मुखिया को प्रधानमंत्री चाहे मुख्यमंत्री बनाया जाता है। तो यहाँ जो है बहुमत प्राप्त दल का ही शासन होता है। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 3 जो है वह सही है। बढ़ते हम अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है नीति आयोग के निम्नलिखित पदाधिकारियों पर विचार कीजिए। ठीक है, नीति आयोग के विभिन्न पदाधिकारियों पर विचार करना है कि प्रधानमंत्री द्वारा किसे इसमें से जो है नियुक्त किया जाता है। तो देखिए आपको सबसे पहले मालूम होगा नीति आयोग के बारे में कि इसका अध्यक्ष जो होता है वो तो स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, पीएम जो होते हैं इसके प्रधानमंत्री होते हैं, मतलब अध्यक्ष होते हैं। उपाध्यक्ष हो गए विशिष्ट आमंत्रित, किसी को भी प्रधानमंत्री ही आमंत्रित कर सकते हैं। और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ये तीनों का जो है नियुक्ति जो है वो प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। तो इस प्रकार यदि हम सही उत्तर की यदि बात करेंगे तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा 2, 3 और 4, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है वह सही होगा। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, देखेंगे जो दिया गया है, सरकार के भारतीय स्वरूप को एकात्मक प्रवृत्ति वाले संघ के रूप में वर्णित किया गया है। संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान इस प्रवृत्ति का समर्थन करते हैं। ठीक है, यहाँ दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को आपको चूज करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं एकल और लचीला संविधान। ठीक है, तो यह तो सत्य है कि हमारा संविधान जो है एकल और लचीला है, क्योंकि वह जो है एकात्मक प्रवृत्ति को जो है वो वर्णित करेगा। फिर देखिए यहाँ पे कहा गया है अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान, यह भी सही हो जाएगा। ठीक है, यह भी जो है एकात्मक प्रवृत्ति वाले संविधान को ही वर्णित करेगा। फिर केंद्र तथा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति जो है नियुक्ति का प्रावधान भी केंद्र के ही द्वारा किया जाएगा, तो यानी यह भी सत्य है। ठीक है, तो इस प्रकार यदि इसका सही उत्तर की बात करेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3। ठीक है, अब बढ़ते हम अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। ठीक है, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर जो कि होता है एनपीआर जो होता है, देश के समान निवासियों की एक सूची होता है। तो आप याद रखेंगे इसको, एनपीआर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, यहाँ पे जो आपको देखना है वह कौन से कथन जो है सत्य है, इसकी आपको चर्चा है। यहाँ पे वो कौन से कथन सत्य है इसको बताना है। तो पहले कथन में दिया गया है एनपीआर में केवल नागरिक शामिल होते हैं। क्या यह कथन सत्य है? बिल्कुल नहीं, यह कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि एनपीआर एक नागरिकता गणना अभियान नहीं है, क्योंकि यह किसी भारतीय क्षेत्र में 6 मास से अधिक समय से रहने वाले एक विदेशी नागरिक को भी इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे। फिर दूसरा क्या कर रहा है, भारत के प्रत्येक समान निवासी के लिए एनपीआर में पंजीकरण कराना जो है अनिवार्य है। तो देखिए दूसरा कथन भी जो है, यह दूसरा कथन भी यदि हम बात करें, दूसरा कथन जो हमारा हो जाएगा यह सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भारत के प्रत्येक समान निवासी के लिए एनपीआर में पंजीकरण कराना अनिवार्य है, इसलिए कथन 2 जो है वह क्या है, वह सही होगा। ठीक है, अब हम तीसरे कथन की बात करेंगे। तो तीसरा कथन देखेंगे, एनपीआर के लिए सर्वप्रथम 2010 में जनगणना जो है 2011 के मकान सूची चरण के आंकड़े एकत्रित किए गए हैं, यानी कथन इसका जो तीसरा है यह भी सही हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार यदि इसके सही उत्तर की बात करेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, आपको देखना है यहाँ पे गौर से इस प्रश्न को कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और यहाँ पर जो है आपको इसमें से कौन से कथन सही है यही आपसे पूछ रहा है। तो पहला दिया गया है कि संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति पर कोई सीमा आरोपित नहीं है। ठीक है, क्या यह सही है? आप खुद इसे देखें, संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति पर कोई सीमा आरोपित नहीं है, यह तो गलत हो जाएगा। इस पे भी कोई शक्ति है कि आप मूल ढांचे में जो है इसमें संशोधन नहीं कर सकते हैं, तो यानी यह तो कथन गलत हो जाएगा पहला। दूसरे की अब हम बात करते हैं, तो केवल राष्ट्रपति ही निर्धारित कर सकता है कि
कोई मामला संविधान के मूल ढांचे का भाग है या नहीं। तो क्या यह कथन सही होगा? बिल्कुल नहीं, यह भी कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि जो इसका ये जो है केवल राष्ट्रपति निर्धारित कर सकता है कि कोई मामला जो संविधान के मूल ढांचे का भाग है कि नहीं। तो मूल ढांचे का जो भाग है इसका निर्णय राष्ट्रपति नहीं करेंगे, इसका निर्णय जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो यानी कथन 2 भी हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ना तो 1 सही है ना ही 2 सही है, यानी ऑप्शन डी। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ठीक है, और साथ ही साथ अपना जो है कमेंट बताते जाएंगे कि मेरा इतने प्रश्न जो है सही हुआ है और इतने प्रश्न गलत हुआ है और कितने प्रश्न को मैंने अटेम्प्ट नहीं किया है, यह भी आप ज़रूर कमेंट करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अगला प्रश्न है, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक यानी AIIB के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, यहाँ जो है आपको सही कथन को चूज़ करना है। तो पहले कथन को हम देखते हैं, भारत इस बैंक का दूसरा सबसे बड़ा शेयर धारक है। क्या यह सही है? बिल्कुल यह सही होगा, क्योंकि सबसे पहला जो शेयर धारक है वह चाइना है। कौन है? चाइना है। और इसका जो मुख्यालय भी है वो बीजिंग में है, याद रखेंगे चाइना के बीजिंग में है। दूसरा जो है, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान दोनों इसके सदस्य नहीं है। यह बिल्कुल सत्य है। जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान जो है इसके सदस्य नहीं हैं। ठीक, तो इस प्रकार यदि इसका सही उत्तर की बात करेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि 1 और 2 दोनों जो है इसमें सही है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, यानी 10वां नंबर प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी लोकतंत्र की कमी या कमियां हो सकती है। ठीक है, तो आप इसमें जो पूछा गया है इसमें कौन से कथन जो है वह सही है, सही कथन का यहाँ पे चूज करना है। तो पहले कथन को हम देखते हैं। तो पहला कथन है, लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं जिससे अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है। बिल्कुल यह लोकतंत्र की एक कमियां है कि यदि देखिए यहाँ पे यदि सपोर्टेड मानिए कि यदि किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त होती है तो वो गठबंधन के साथ सरकार बनाती है। तो हो सकता है हर एक कोई बात पे उसको सहमति नहीं हो तो फिर वो अपना जो है सहमत देने से इनकार कर देता है। तो यहाँ जो है लोकतंत्र जो है वो पार्टी जो है फिर बदल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये पहला कथन तो है, क्या है? यह सत्य है। यदि हम दूसरे कथन की बात करेंगे तो लोकतंत्र भ्रष्टाचार को जन्म दे सकता है क्योंकि यह चुनावी प्रतिस्पर्धा पर आधारित है। बिल्कुल, यह हमेशा जो है मुद्दा उठते रहता है। आपको मालूम होगा कि लोकतंत्र जो है चुनावी प्रतिस्पर्धा, ठीक है, चुनावी प्रतिस्पर्धा कारण वोट बैंक की होती है राजनीति। उसके बाद साथ ही जो है बहुत सारे पार्टियां जो है वो सरकार को सपोर्ट करती है। तो भ्रष्टाचार को लेकर के भी इस पर उंगली उठते रहता है। तो दूसरा भी कथन सही है। और अब हम तीसरे कथन की ओर बढ़ते हैं। तो लोकतंत्र में उग्र या गैर जिम्मेदार निर्णय की संभावना बढ़ जाती है। यह कथन तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जो लोकतंत्र है उसमें जो है जिम्मेदारी जो है वो सरकार के पास होती है। ठीक है, तो यानी कथन तीसरा जो है वह गलत हो जाएगा। तो यदि हम इसका सही उत्तर की बात करेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1 और 2 जो है वह सही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, देखेंगे कि मूल अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। ठीक है, यहाँ पे जो आपको है नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर को आपको यहाँ पर भी चूज करना है। तो पहला जो कथन दिया गया है, वे अनुल्लंघनीय प्रवृत्ति के हैं और उनमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। कथन 1 क्या सही है? बिल्कुल गलत है। देखिए, मूल अधिकारों में संविधान संशोधन के माध्यम से उस सीमा तक संशोधन किया जा सकता है जिस सीमा तक संशोधन संविधान के मूल ढांचों का उल्लंघन नहीं करता हो। इस प्रकार मूल अधिकार जो है अनुल्लंघनीय है, यानी कथन 1 जो है वह गलत है। ठीक, अब हम दूसरे कथन की ओर जाते हैं। वे राज्य और निजी व्यक्तियों दोनों की कार्रवाइयों के विरुद्ध उपलब्ध है। क्या यह कथन सही है? तो बिल्कुल यह कथन जो है वह सत्य है, क्योंकि मूल अधिकार राज्य और निजी व्यक्ति दोनों की कार्रवाइयों के विरुद्ध उपलब्ध है। कुछ अधिकार जैसे अस्पृश्यता का उन्मूलन आदि जो है निजी नागरिकों के विरुद्ध भी उपलब्ध हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं तीसरे कथन की ओर। तो तीसरा कथन है, वे कार्यपालिका और विधायिका दोनों की निरंकुशता पर नियंत्रण के रूप में कार्य करते हैं। तो क्या यह कथन सही होगा? बिल्कुल यह कथन सही होगा। चलिए देखिए कैसे। मूल अधिकार जो है कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियों को सीमित करते हैं और इस प्रकार कार्यपालिका एवं विधायिका की जो है निरंकुशता पर रोक लगती है। ठीक है, तो इस प्रकार यदि हम इसके सही उत्तर की बात करेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 और 3 जो है वह सत्य है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर।
तो अगला प्रश्न देखेंगे आप। अगला प्रश्न है मूल कर्तव्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से जो हैं सही हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो है सही उत्तर का चयन करना है। तो पहला दिया गया है, इनका उपयोग न्यायालयों द्वारा किसी विधि की संवैधानिकता को निर्धारित करने हेतु किया जा सकता है। ठीक है, तो क्या यह कथन जो है वह सत्य है? तो पहला कथन जो है वह सत्य है कि वर्ष 1992 में उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्णित किया गया था कि मूल कर्तव्यों का उपयोग किसी कानून की संवैधानिकता का निर्धारण करने में किया जा सकता है। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार पहला कथन तो सत्य है। और दूसरे कथन की यदि हम बात करते हैं तो इन्हें संसद द्वारा विधि निर्माण के माध्यम से लागू किया जा सकता है। तो संसद उपयुक्त विधि निर्माण के माध्यम से मूल कर्तव्यों को लागू करने के लिए स्वतंत्र है। उनके कानून जैसे राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 राष्ट्रीय प्रतीकों के अपमान को दंडनीयकृत बनाते हैं। तो इस प्रकार कथन दूसरे भी जो है वह सत्य है। तो यदि हम इसके सही उत्तर की बात करेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सत्य है, यानी ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं हम आगे अगला प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, संविधान में अपनाई गई भारतीय पंथ निरपेक्षता की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जो है संविधान में है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको चूज करना है वह करना है सही उत्तर को, कि इसमें सही कथन जो है वह कौन सा है। तो धर्म एक व्यक्तिगत विषय है तथा राज्य द्वारा इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता है। ठीक है, तो क्या यह कथन सही है? तो यह कथन गलत है। दूसरा देखते हैं, किसी भी नागरिक को धर्म या जाति के आधार पर राज्य के किसी भी शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो क्या यह कथन सही है? तो क्या यह कथन तो बिल्कुल सही है कि किसी के साथ जो है शैक्षणिक संस्थान में आप जाति, धर्म, भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं, यानी कथन दूसरा तो हमारा सत्य है। तीसरे कथन की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा कथन देखिए क्या कह रहा है, प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को बिना किसी प्रतिबंध के धर्मार्थ संस्थाओं की स्थापना और पोषण का अधिकार है। तो क्या यह कथन सही है? नहीं, बिल्कुल यह कथन गलत है। क्यों? क्योंकि धर्म की स्वतंत्रता असीमित जो है वह नहीं है। संविधान में इस पर कुछ प्रतिबंध जो है आरोपित किए गए हैं। उदाहरण के लिए, प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को धार्मिक एवं धर्मार्थ प्रयोजन के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का अधिकार है, किंतु यह लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य संबंधी प्रतिबंधों के अधीन है। इस प्रकार कथन 3 जो है वह गलत हो जाएगा। तो अब हम इसके सही उत्तर की बात करेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 2 जो है वह सत्य है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे जो है वाद मूल अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच टकराव से संबंधित हैं। ठीक है, तो इसमें से आपको जो है सही कथन को चूज करना है। तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो IR कोहिलोवाद का। ठीक है, तो IR कोहिलोवाद जो है आपको मालूम होगा कि यह 9वीं अनुसूची से संबंधित है। ठीक है, तो इसको तो फंडामेंटल राइट से और DPSP से कोई मतलब नहीं है। अब हम दूसरे पे बात करते हैं तो गोलकनाथवाद। ठीक है, तो गोलकनाथवाद जो है तो इसका संबंध जो है वो फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटी से है, क्योंकि इसी में जो है वह 42वें संविधान संशोधन में यह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, और यदि हम बात करें तो अनुच्छेद 14, 19, 31 के तहत प्रदत्त फंडामेंटल राइट्स पर DPSP को विधिक प्राथमिकता और सर्वोच्चता प्रदान किया गया था। तो यानी दूसरा तो हमारा इससे संबंधित है। और अब हम तीसरे के कथन की बात करें तो मेनका गांधीवाद 1978। ठीक है, मेनका गांधीवाद 1978 क्या था? तो यह संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों से संबंधित है। इससे पूर्व संविधान के अनुच्छेद 21 के संबंध में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाया जाता था, जिसे विधि की उचित प्रक्रिया द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। यानी हमारा ये तीसरा भी जो है इससे संबंधित नहीं है। और चौथा जो है मिनर्वा मिल्सवाद 1980, यह जो है इससे संबंधित है। ठीक है, तो इसमें जो कहा गया था कि इस बाद में उच्चतम न्यायालय ने फंडामेंटल राइट्स पर DPSP की प्राथमिकता को असंवैधानिक और अवैध घोषित कर दिया था। इसके बाद फंडामेंटल राइट्स को DPSP पर वरीयता प्राप्त की गई। हालांकि इस वाद में अनुच्छेद 14 और 19 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को अनुच्छेद 39B और C के अंतर्गत विशिष्ट DPSP के अधीनस्थ माना गया।
ठीक है। तो वर्तमान स्थिति यह है कि फंडामेंटल राइट्स को डीपीएसपी पर सर्वोच्चता प्राप्त है। हालांकि संसद जो है डीपीएसपीस को लागू करने के लिए फंडामेंटल राइट्स में संशोधन कर सकती है जब तक कि संशोधन संविधान के मूल ढांचों का उल्लंघन नहीं करता हो। तो इस प्रकार हमारा सही कथन कौन सा हो जाएगा, दूसरा और चौथा, यानी सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। 2 और 4 जो हैं वो सही है, यानी ऑप्शन बी हमारा सत्य होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, देखेंगे अगला प्रश्न जो है दिया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 12, ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 12 में प्रदत्त राज्य की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन से शामिल हैं। यहाँ पे आपको सही उत्तर को चूज करना है। तो सबसे पहला दिया गया है, सबसे पहला जो दिया गया है वो दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन। तो यह जो है वो आर्टिकल 12 के अंतर्गत आता है, तो आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। दूसरा है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI, ठीक है। तो यह भी जो है हमारे आर्टिकल 12 के अंतर्गत आता है, तो आप इसे भी याद रखेंगे। दूसरा जो है तीसरा जो है नीति आयोग, ठीक। तो नीति आयोग जो है वह भी आर्टिकल 12 के अंतर्गत आता है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। फिर दिया गया है भारतीय यानी RBI, तो RBI तो आएगा ही आएगा, यानी चारों कथन जो है इसमें सत्य है। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुर्खियों में रहा वेडेल सागर निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें अवस्थित है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पूर्वी हिंद महासागर, दूसरा है पश्चिमी प्रशांत, तीसरा है आर्कटिक और चौथा है अंटार्कटिका, ठीक है। तो जो बेडेल सागर है वो हाल ही में अंटार्कटिका क्षेत्र के बेडेल सागर में एक विशाल फिशिंग कॉलोनी यानी मत्स्य पालन कॉलोनी की खोज की गई है। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, याद रखेंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सतर्कता आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक। तो यहाँ पर जो है आपको सही कथन को चूज करना है, ठीक है, केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में। तो यह एक संवैधानिक निकाय है, क्या यह कथन सत्य है। तो यह कथन जो है गलत है, यह संवैधानिक आयोग नहीं है केंद्रीय सतर्कता आयोग। केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक प्रमुख संस्था है। वर्ष 1964 में केंद्र सरकार द्वारा पारित एक कार्यकारी प्रस्ताव के अंतर्गत इसका गठन किया गया था। तो इसलिए यह जो है एक संवैधानिक संस्था नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो बिल्कुल इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जो है वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, यानी हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 जो है वह सही है। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत प्रदत्त संवैधानिक उपचारों के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है वह सही है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सही उत्तर को चूज करना है। तो सबसे पहला जो दिया गया है वह दिया गया है सबसे पहला जो दिया गया है, इसे किसी भी कार्यपालिका आदेश या विधि की संवैधानिकता का निर्धारण करने के लिए लागू किया जाता है यदि यह प्रत्यक्ष रूप से किसी मूल अधिकार का उल्लंघन करता है। तो कथन 1 जो है वह सही है। अनुच्छेद 32 का उद्देश्य जो है मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु एक गारंटीकृत, प्रभावी, त्वरित, सुलभ और संक्षेप उपचारों का बंद करना है। संविधान द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत केवल मूल अधिकारों को ही गारंटी प्रदान की गई है, अन्य अधिकारों को नहीं, जैसे गैर मूल संविधान अधिकार, विधिक अधिकार, प्रथागत अधिकार आदि। दूसरे शब्दों में अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय ऐसे प्रश्न का निर्धारण नहीं कर सकता है जिसमें मूल अधिकार शामिल हैं। अनुच्छेद 32 को केवल एक कार्यपालिका आदेश या विधि के संवैधानिकता निर्धारित करने के लिए लागू नहीं किया जा सकता है जब तक कि इसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किसी मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार कथन 1 जो है वह सही है। चलिए हम दूसरे कथन को देखते हैं। तो मूल अधिकार के प्रवर्तन के मामले में उच्चतम न्यायालय को मूल और अनन्य क्षेत्राधिकार प्राप्त है। तो देखिए दूसरे कथन को हम देखते हैं। तो मूल अधिकार के प्रवर्तन के मामले में उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार मूल तो है किंतु अनन्य नहीं है। यह अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के साथ जो है समवर्ती है, यानी कथन 2 जो है हमारा वह गलत हो जाएगा। तीसरा कथन है यह संविधान की एक मूल विशेषता को और इसे संवैधानिक संशोधन द्वारा भी नहीं हटाया जा सकता है। तो देखिए उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि अनुच्छेद 32 संविधान की एक मूल विशेषता है,
इसलिए संविधान में संशोधन के द्वारा भी इसे सीमित नहीं किया जा सकता है अथवा हटाया नहीं जा सकता है। यानी कथन तीसरा जो है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, यानी हमारा दूसरा और तीसरा कथन सही है। इस प्रकार यदि हम इसके सही उत्तर की बात करेंगे तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला और तीसरा सही है, यानी ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन सी हमारा जो हुआ सत्य होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, देखेंगे अगला प्रश्न है, भारत में संघ राज क्षेत्र के गठन हेतु निम्नलिखित में से कौन से कारण जो है उत्तरदायी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सही उत्तर को चूज करना है। क्या करना है? सही उत्तर को चूज करना है। तो सबसे पहला दिया गया है, वह दिया गया है सांस्कृतिक विभिन्नताएं, सांस्कृतिक विभिन्नताएं। तो देखिए और दूसरा दिया गया है सामरिक महत्व, और तीसरा दिया गया है जनजातीय लोगों का हित, और चौथा दिया गया प्रशासनिक महत्व। चलिए अब हम इसके थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन को देखते हैं। ठीक है, तो भारत में संघ राज क्षेत्रों का गठन अनेक कारणों से किया गया है। इन कारणों का उल्लेख नीचे किया गया है, जैसे राजनीतिक और प्रशासनिक महत्व, दिल्ली और चंडीगढ़, सांस्कृतिक विभिन्नताएं, पुदुचेरी, दादर नागर हवेली तथा दमन और दीव, सामरिक महत्व की यदि बात करें तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप। ठीक है, पिछड़े एवं जनजातीय लोगों के लिए विशेष उपचार एवं देखभाल की बात करें तो मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। हालांकि इन्हें बाद में राज्य का दर्जा प्रदान जो है कर दिया गया, इसलिए विकल्प डी जो है वो हमारा क्या होगा? सही उत्तर होगा, यानी चारों के चारों जो है वह क्या है? सही है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, देखेंगे अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत प्रत्याभूत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में निम्नलिखित में से कौन से शामिल हैं। ठीक है, तो इसमें से आपको जो करना है वो सही उत्तर को चूज करना है। तो सबसे पहला जो दिया गया है मौन रहने की स्वतंत्रता। ठीक, तो मौन रहने की स्वतंत्रता क्या यह हमारे संविधान में है? तो बिल्कुल है, हम बोल सकते हैं, चाहे चुप भी रह सकते हैं। अगला दिया गया है हड़ताल का अधिकार। तो क्या हमारे संविधान में हड़ताल का अधिकार है? तो क्या आप बता सकते हैं हमारे संविधान में हड़ताल का अधिकार है? तो बिल्कुल यह कथन जो है गलत होगा। ठीक है, हमारे संविधान में हड़ताल का अधिकार नहीं है। तीसरा प्रसारण का अधिकार, क्या हमारे संविधान में प्रसारण का अधिकार है? तो बिल्कुल हमें प्रसारण का अधिकार है। चौथा सरकारी गतिविधियों के बारे में जानने का अधिकार, कि सरकार क्या कर रही है, क्या ये हमारे पास अधिकार है? तो बिल्कुल इसको आरटीआई के द्वारा हम पूछ भी सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा सही उत्तर हो जाएगा 1, 3 और 4, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। 1, 3, 4 जो है वह सही है। हड़ताल का अधिकार हमारे संविधान में नहीं है, आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी NCPCR के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, चलिए तो हम इसको देखते हैं। इसमें आपको जो है सही उत्तर को चूज करना है। तो सबसे पहले देखते हैं, यह बाल श्रम निषेध और विनिमय अधिनियम 1986 के तहत गठित एक सांविधिक निकाय है। ठीक, तो क्या यह कथन सही है? तो हमको तो लग रहा है यह कथन गलत होगा, क्योंकि देखिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो है संसद के एक अधिनियम बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 द्वारा गठित एक सांविधिक निकाय है। यह आयोग जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तत्वाधान में कार्य करता है। ठीक है, तो इस प्रकार कथन 1 जो है वह गलत हो जाएगा। दूसरे कथन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो दूसरा कथन है, इसे निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार यानी RTE राइट टू एजुकेशन अधिनियम के प्रावधानों की निगरानी के लिए एक एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। तो क्या यह कथन सत्य है? तो बिल्कुल यह कथन जो है वह सत्य है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 जो है वह सत्य हैं। चलिए बढ़ते हैं हम आगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, देखेंगे परख यानी परख पोर्टल जो है कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसमें जो है आपको सही कथन को चूज करना है। तो यदि हम इसके सही कथन को देखें तो यह स्कूलों में छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए आकलन करेगा, तो यह कथन सत्य है। दूसरा, इसे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी AICTE द्वारा लॉन्च किया गया है, तो यह भी कथन जो है हमारा सत्य है। चलिए इसके व्याख्या को देखते हैं, थोड़ा सा आप ध्यान से सुनेंगे कि छात्र अधिगम हेतु आकलन परख समग्र विकास के लिए कार्य प्रदर्शन आकलन समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण
उच्च शिक्षा संस्थाओं और स्कूलों के छात्रों और संकाय सदस्यों का आकलन करेगा। तो यानी कथन एक जो है हमारा सही है। दूसरे कथन की ओर देखेंगे तो इसे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी AICTE द्वारा लॉन्च किया गया है। AICTE एक सांविधिक निकाय है तथा तकनीकी शिक्षा के लिए उपलब्ध सुविधाओं पर एक सर्वेक्षण और एक समन्वित एवं एकीकृत तरीके से देश में विकास को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष सलाहकार निकाय है AICTE। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है, यानी ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान से संबंधित उदारवाद के विचार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको जो है सही कथन को चूज करना है। तो सबसे पहला दिया गया है कि भारतीय उदारवाद समुदाय के अधिकारों पर व्यक्तियों के अधिकार का प्रधानता देता है। तो क्या यह सही होगा? तो भारतीय उदारवाद जो है शास्त्रीय या पश्चिमी उदारवाद से भिन्न है। शास्त्रीय उदारवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अधिक महत्व देता है, जबकि भारत में एक व्यक्ति अपनी पहचान उस समुदाय से करता है जिससे वह संबंधित होता है। इसलिए भारतीय उदारवाद जो है सामाजिक न्याय और सामुदायिक मूल्यों की मांगों पर व्यक्तियों के अधिकारों को प्रधानता देता है। यानी कथन एक जो है हमारा गलत हो जाएगा। दूसरे कथन की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा कथन है संविधान में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान भारतीय उदारवाद का एक उदाहरण है। तो देखिए, सामाजिक न्याय हेतु वंचित वर्गों की मांगों को पूरा करने के लिए आरक्षण का प्रावधान जो है भारतीय उदारवाद के विचार को दर्शाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा कथन 2 जो है वह सही हो जाएगा। और यदि हम सही उत्तर की बात करेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल 2 जो है वह सत्य है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC द्वारा निम्नलिखित में से कौन से विषय उठाए जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको सही उत्तर को चूज करना है। तो सबसे पहला जो दिया गया है वह दिया गया है हाथ से मैला ढोने की समस्या। बिल्कुल इसको उठाया जा सकता है, यानी पहला कथन तो सही है। दूसरा देखेंगे अनुसूचित और विमुक्त जातियों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याएं। बिल्कुल जो है वो पिछड़े वर्ग के जो भी व्यक्ति हैं वो जो भी उनको समस्या है उसको समस्या को उठा सकते हैं। ठीक है, फिर तीसरा दिया गया है स्वास्थ्य के अधिकार से संबंधित स्वास्थ्य के अधिकार से संबंधित मामले। तो बिल्कुल स्वास्थ्य से संबंधित अधिकार के जो हमारे मामले हैं उसको हम उठा सकते हैं। यानी तीनों कथन जो है हमारा वह सही है, यानी सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। 1, 2 और 3 जो है वह सही है। अगला प्रश्न है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट यानी ट्रेंडर्स 2022 को प्रकाशित किया गया था। तो वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट जो है किसके द्वारा जो है प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिया गया है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयर द्वारा, दूसरा दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा, तीसरा में दिया गया है यानी सी में दिया गया है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा, और डी में दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। ठीक है, तो वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट जो है यानी ट्रेंडर्स जो है यह किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो यह जो प्रकाशित किया जाता है वो ILO के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता है। यानी सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न को देखेंगे आप। हाँ, अगला प्रश्न है निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपको सही उत्तर को चूज करना है। तो सबसे पहला दिया गया है अनुच्छेद 324 के तहत सेवा की शर्तें व पदावधि को निर्धारित किया गया है। तो क्या यह सही कथन सही है? तो निर्वाचन आयुक्तों व प्रादेशिक आयुक्तों को सेवा की शर्तों व पदावधि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाएगी।
ठीक है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 कितने 324 के तहत भारत के निर्वाचन आयोग को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार यानी कथन एक जो है वह सही नहीं है, यानी गलत कथन है। दूसरे कथन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा कथन है निर्वाचन आयोग में चर्चा किए जाने वाले मामलों पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी CEC वीटो पावर का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, तो देखिए ऐसी स्थिति में जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त और या दो या अन्य निर्वाचन आयुक्तों के बीच विवाद में मतभेद होता है तो आयोग द्वारा बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार कथन दो भी जो है वह गलत है। अब हम तीसरे कथन की ओर बढ़ते हैं। तो CEC राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से केवल उसी रीति से व उन्हीं आधारों पर ही हटाया जा सकता है जिस रीति व आधारों से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। दूसरे शब्दों में उसे जो है साबित दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर भी हटाया जाता है। यानी कथन तीसरा जो है हमारा वह सही हो जाएगा। यानी सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल 3 जो है वह सही है, यानी ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आप देखेंगे निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यहाँ पर जो दिया गया है इसमें जो आपको जो है सही कथन को चूज करना है। ठीक है, उपर्युक्त में से किस या विशेष परिस्थितियों का भारतीय राष्ट्रीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, पहला क्या दिया गया है देखेंगे फिर से इस क्वेश्चन को आप। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ठीक है, ये जो तीनों दिए गए हैं राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपातकाल, सैनिक शासन, उपर्युक्त में से किस या किन विशेष परिस्थिति या परिस्थितियों का भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले आप सुन लीजिए कि राष्ट्रपति शासन का मौलिक अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि राष्ट्रीय आपातकाल और सैनिक शासन का प्रभाव पड़ता है। जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो अनुच्छेद 19 कितना अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार स्वतः जो है निलंबित हो जाते हैं और यह निलंबन जो है आपातकाल के अंत तक जारी रहता है। यानी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, इसका राष्ट्रीय आपातकाल और सैनिक शासन से संबंधित है, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है वह सही होगा। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से निदेशक सिद्धांत जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। ठीक है, यहाँ पे आपको जो है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। तो सबसे पहला जो दिया गया है कि बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसर सुरक्षित करना। दूसरा दिया गया है समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना। तीसरा दिया गया है आय प्रतिष्ठा सुविधाओं और अवसरों में समानताओं को कम करना। और तीसरा दिया गया है हिंदी भाषा के विकास को बढ़ावा देना। तो देखिए 42वें जो संविधान संशोधन था 1976, कब 1976 याद रखेंगे 1976 42वें संविधान संशोधन हुआ था। इसमें जो है सबसे पहले बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसर सुरक्षित करना यानी अनुच्छेद 39 के तहत, यानी पहला तो हमारा सही है, अनुच्छेद 39 के तहत यह जो है अधिकार दिया गया था। दूसरे हम बात करते हैं तो समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को निःशुल्क यानी विधिक सहायता प्रदान करना, यह भी 39A के तहत दिया गया था। कब 39A के तहत यह दिया गया था। ठीक है, और तीसरा इसमें दिया गया था कि उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाया था। ठीक है, और चौथा जो दिया गया था वह पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्यजीवों की रक्षा करना इसमें दिया गया था। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर की हम बात करेंगे तो पहला और दूसरा जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी सही उत्तर होगा केवल ऑप्शन एक। केवल 1 और 2 जो है सही है, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है वह सही होगा। ठीक है, आप इस प्रकार देखेंगे इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1 और 2 सही है। चलिए बढ़ते हम आगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है देखेंगे, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से जो है कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है पद धारण नहीं करते हैं। यहाँ पे गौर से देखेंगे नहीं करते हैं। ठीक है, और इसमें से आपको सही उत्तर को चूज करना है। तो सबसे पहला जो दिया गया है वह दिया गया है महान न्यायवादी। तो क्या महान न्यायवादी जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। ठीक है, यहाँ पे गौर कीजिएगा नहीं कह रहा है,
निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण जो है नहीं करते हैं? ठीक है, तो क्या महान न्यायवादी जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं? तो बिल्कुल, महान न्यायवादी जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करते हैं। दूसरा दिया गया है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है क्या यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं? तो जो है यह जो है देखिए यह कथन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए CAG यानी कैग जो है यानी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक जो है वह पद पर बनेंगे। जो भी पहले हो तब तक पद धारण करता है। ठीक है, वह किसी भी समय राष्ट्रपति को संबोधित कर अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है। उसे राष्ट्रपति द्वारा उसके पद से उसी तरीके से और उसी आधार पर हटाया जा सकता है जिस तरह से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में उसे राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित एक प्रस्ताव के आधार पर या तो साबित कदाचार या अक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है। इस प्रकार वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण नहीं करता है, यद्यपि वह उसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। यानी राष्ट्रपति इसको नियुक्त तो कर सकते हैं लेकिन हटा इनको नहीं सकते हैं। चलिए तीसरे हम देखते हैं संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य को। तो क्या संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य को राष्ट्रपति हटा सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं, इसको भी जो है राष्ट्रपति नहीं हटा सकते हैं। ठीक है, और चौथे है मुख्य चुनाव आयुक्त, इनको भी राष्ट्रपति नहीं हटाएंगे। यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। 2, 3 और 4 जो है हमारा सही है। सिर्फ महान न्यायवादी को है जो राष्ट्रपति यहाँ पे हटा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा 30 नंबर प्रश्न है, देखेंगे 30 नंबर प्रश्न जो है वह है पुरस्कारों, एक मिनट, हाँ चलिए अब देखते हैं, थोड़ा सा फ्रंट को छोटा करते हैं ताकि पूरा क्वेश्चन यहाँ पे आ जाए। चलिए, पद्म पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पद्म पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति को पहले प्राप्त पुरस्कार के 5 वर्ष बाद ही उच्च पुरस्कार दिया जा सकता है। दूसरा में दिया गया है पद्म पुरस्कार समिति की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करते हैं। तीसरा में दिया गया है इस पुरस्कार की घोषणा से पूर्व प्राप्तकर्ता की लिखित सहमति लेने का प्रावधान है। ठीक है, तो इसमें जो है आपको कौन से कथन सत्य है यह आपको बताना है। ठीक, तो इसमें यदि हम सही कथन की बात करेंगे तो यह जो पद्म पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति को पहले प्राप्त पुरस्कार के 5 वर्ष बाद ही उच्च पुरस्कार दिया जा सकता है, यानी यह कथन तो सत्य है। ठीक, और अब हम दूसरे कथन की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा कथन जो दिया गया है पद्म पुरस्कार समिति की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करते हैं, यह भी सही है। ठीक, और इस पुरस्कार की घोषणा से पूर्व प्राप्तकर्ता की लिखित सहमति लेने का प्रावधान है। तो यानी तीसरा तो गलत है, आप इसको तो ऐसे भी देकर के एलिमिनेट कर सकते थे। ठीक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2 सही है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देखिए दिया गया है, यहाँ पे गौर से देखेंगे आप। ठीक है, तो अगला प्रश्न जो दिया गया है वह दिया गया है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक, यह जो यहाँ पे जो दिया गया है वो कौन से देश से लाया गया है ये आपको यहाँ पे मिलान करना है। उपर्युक्त युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं। ठीक है, तो यदि हम मूल अधिकार की बात करेंगे तो फंडामेंटल राइट जो है, स्रोत कौन से देश से लाया गया है, तो फंडामेंटल राइट जो है वो कौन से देश से लाया गया है, तो फंडामेंटल राइट जो है वो यहाँ पे दिया गया है फ्रांस से लाया गया है। तो क्या यह सही है? तो हमारा यह तो कथन गलत हो जाएगा। फंडामेंटल राइट तो अमेरिका से लाया गया है, यूएसए का संविधान से। दूसरा दिया गया है राज्य के नीति निषेधक तत्व का सिद्धांत जो है आयरलैंड से लाया गया है। क्या यह सही है? तो बिल्कुल, यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड के ही संविधान से लाया गया है, यानी कथन 2 तो सत्य है। तीसरा जो दिया गया है सरकार का जो कैबिनेट स्वरूप है, क्या यह ब्रिटेन के संविधान से लाया गया है? तो बिल्कुल, यह जो है ब्रिटेन के ही संविधान से लाया गया है। तो यानी हमारा सही उत्तर हो जाएगा केवल 1 और 2 जो है 2 और 3 जो है वह सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देखेंगे, राज्य निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है, यहाँ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें से आपको जो है सही उत्तर को चूज करना है। ठीक, तो पहला कथन दिया गया है इसे 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायतों के चुनावों के संचालन का अधिकार दिया गया है। ठीक है,
तो राज्य चुनाव आयोग को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायतों के चुनाव और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव कराने की जिम्मेदारी दी गई है। यानी कथन एक तो हमारा सत्य है। दूसरे कथन की ओर बढ़ते हैं, तो राज्य चुनाव आयोग में पंचायत सीटों के परिसीमन, आरक्षण और चक्रानुक्रमण का कार्य निहित है। तो क्या यह सही है? तो राज्य चुनाव आयोग में पंचायत सीटों के परिसीमन, आरक्षण और चक्रानुक्रम के कार्य जो है वह निहित है। ठीक है। राष्ट्रीय संविधान प्रकार्य समीक्षा आयोग की सिफारिशों के अनुसार परिसीमन, आरक्षण और सीटों के रोटेशन के कार्यों को एक परिसीमन आयोग में निहित किया जाना चाहिए, न कि राज्य चुनाव आयोग में। यानी कथन दूसरा भी हमारा सही है। तीसरे कथन की ओर बढ़ते हैं, तो राज्य चुनाव आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट भारत के चुनाव आयोग और राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। तो क्या यह कथन सही है? तो वर्तमान में राज्य चुनाव आयोग द्वारा रिपोर्ट जो है प्रस्तुत करने के संबंध में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। NCRWC ने यह भी सिफारिश की कि राज्य चुनाव आयोग को भारत के चुनाव आयोग और राज्यपाल को अपनी वार्षिक या विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए। यानी कथन तीसरा तो हमारा गलत हो जाएगा। तो यानी सही उत्तर की बात करेंगे तो केवल 1 और 2 जो है वह सही होगा, यानी ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ठीक है। उपर्युक्त युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं, इसको आपको देखना है। ठीक है। तो सही सुमेलन की बात करेगा तो पहला है जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, क्या यह सही है? तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग जो है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है। तो इस प्रकार हमारा पहला तो गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के ही अंतर्गत आती है। तो यह कथन सही हो जाएगा। तीसरे कथन की ओर देखते हैं, तो तीसरा कथन है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, तो जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आएगा। यह भी कथन सही है। यानी इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। केवल 2 और 3 जो है वह सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है वित्त आयोग के संदर्भ में, 1 मिनट देखेंगे, थोड़ा सा फ्रंट बड़ा कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ, वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वित्त आयोग के संदर्भ में, ठीक है, यहाँ पे आपको सही कथन को चूज करना है। तो सबसे पहला दिया गया है यह एक अर्ध न्यायिक निकाय है। तो क्या यह कथन सही है? तो पहला कथन सही है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 में एक वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। यह एक अर्ध न्यायिक निकाय है। ठीक है। वित्त आयोग के पास किसी दस्तावेज को पेश करने की अपेक्षा करने और किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख की मांग करने के मामले में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां इसमें निहित है। यानी यह एक अर्ध न्यायिक निकाय है। यानी ऑप्शन ए तो सही है, कथन 1 सही है। दूसरे कथन की ओर बढ़ते हैं। इसके सदस्य 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक पद धारण करते हैं। तो क्या यह कथन सही है? तो दूसरा देखेंगे कि वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। वे राष्ट्रपति द्वारा जो है निर्धारित की गई अवधि के लिए पद धारण करते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार यह 5 वर्ष और 65 वर्ष यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता है। तो यानी दूसरा कथन तो हमारा गलत हो जाएगा। तीसरे कथन की ओर देखते हैं। तो इनके सदस्य जो है पुनर्नियुक्त होने हेतु पात्र होते हैं। तो क्या यह कथन सही है? तो वे पुनर्नियुक्त के लिए पात्र होते हैं। इसे आप याद रखेंगे। यानी तीसरा भी हमारा सही है। यानी पहला और तीसरा हमारा सही कथन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1 और 3 हमारा सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, देखेंगे, हाल ही में एयरटेल पेमेंट बैंक को आरबीआई द्वारा अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया गया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको जो है सही उत्तर का चयन करना है। ठीक। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहला जो दिया गया है वह दिया गया है कि प्रत्येक अनुसूचित बैंक जो है समाशोधन गृह का सदस्य बनने के लिए पात्र होता है। ठीक है। तो क्या यह कथन सही होगा? तो कथन 1 सही होगा। चलिए दूसरे कथन की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा कथन जो दिया गया है, भुगतान बैंक डेबिट और एटीएम कार्ड मुहैया करा सकते हैं। तो बिल्कुल यह भी कथन सत्य होगा। ठीक है। यानी पहला दूसरा कथन तो सत्य है। तीसरे कथन की ओर देखते हैं। तो तीसरा कथन जो दिया गया है, भुगतान बैंक की जमा सीमा प्रति व्यक्ति
देखेंगे यहाँ पे 1 लाख रुपये है। कितने हैं? 1 लाख रुपये हैं। तो क्या यह कथन सही है? तो यह कथन गलत है। इसका सीमा वर्तमान में प्रति व्यक्ति जो है 2 लाख रुपये है। कितना है? 2 लाख रुपये है। आप इसे याद रखेंगे, ठीक है, ना कि 1 लाख रुपये, यानी कथन तीसरा हमारा गलत हो जाएगा। इस प्रकार यदि इसके सही उत्तर की बात करेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2 जो है वह सही है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न यानी 36 नंबर जो प्रश्न है इसको आप देखेंगे। तो भारतीय संविधान का उपयोग उन मूल ढांचों के रूप में करता है जिसके भीतर सरकार जो है संचालित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा इसका कारण नहीं है? यहाँ पे ध्यान देंगे, इसका कारण नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, तो सबसे पहले देखेंगे न्यायपालिका और राजनीतिक प्रथाओं ने संविधान के कार्यान्वयन को लचीलापन पर दर्शाया है। तो यह कथन तो सही है, ठीक है। दूसरा है संविधान का मूल ढांचा हमारे देश के अनुकूल है। तो यह भी सही है। तीसरा है संविधान निर्माता बहुत दूरदर्शी थे और उन्होंने अनेक परिस्थितियों के लिए समाधान प्रदान किया है। यह भी सही है। और तीसरे कथन की ओर, चौथे कथन की ओर देखते हैं। तो भारत का संविधान एक पवित्र दस्तावेज है। देखिए यहाँ पे पवित्र दस्तावेज है और इसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। क्या इसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता है? बिल्कुल इसे परिवर्तित किया जा सकता है, यानी कथन डी जो है हमारा गलत हो जाएगा। यानी सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। यह गलत है क्योंकि यहाँ पे आपसे गलत ही पूछा था, तो यह गलत सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अपने संबंधित पद पर न रह जाने के पश्चात केंद्र या राज्य के अधीन किसी और पद का पात्र नहीं होता है? ठीक है, तो आपको यहाँ पे सही उत्तर का चयन करना है, यानी जब वो पद से मुक्त हो जाते हैं तो और वे जो हैं कहीं और भी पद का पात्र नहीं होते हैं। तो पहला हम बात करेंगे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में, ठीक है। तो वह अपने पद पर न रह जाने के पश्चात केंद्र या राज्य के अधीन किसी और पद का पात्र नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए पहला तो कथन गलत हो जाएगा। दूसरा है भारत का महान न्यायवादी, ठीक। तो भारत का महान न्यायवादी जो है वो सरकार का पूर्णकालिक अधिवक्ता नहीं होता है। वह सरकारी कर्मी की श्रेणी में नहीं आता है, इसलिए उसे निजी विधिक प्रैक्टिस से वंचित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये तो सही होगा। ये मतलब जो है और पद धारण कर सकते हैं, यानी अपना पर्सनल जो प्रैक्टिस है वो कर सकते हैं। तीसरा, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य। तो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य या यूपीएससी का कोई भी सदस्य जो है जब वो पद मुक्त हो जाता है तो यूपीएससी या किसी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त के लिए जो है वह पात्र होते हैं। लेकिन भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी और पद का पात्र वो नहीं होते हैं, ठीक। तो इस प्रकार ये भी कथन सत्य है। तो इसमें हमको गलत पूछ रहा था, इसमें जो है कौन से पात्र नहीं होंगे, तो सिर्फ भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पात्र नहीं होंगे। तो इस प्रकार हमारा सही उत्तर हो जाएगा केवल एक, यानी ऑप्शन बी। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न जो है यहाँ दिया गया है, निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा ऐसे जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो है वो कौन से कार्य को करती है। तो यहाँ पे जो है आपको सही उत्तर को चुनना है। तो पहला देखेंगे, वन क्षेत्र में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों को लघु वनोपज के संबंध में स्वामित्व अधिकार प्रदान करने के लिए किए जाने वाले उपायों का सुझाव देना जो है यह जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का ही कार्य है। दूसरा देखेंगे, अनुसूचित जनजातियों को उनके अधिकारों और रक्षोपायों से वंचित करने के संबंध में विनिर्दिष्ट शिकायतों की जांच करना, यह भी जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का ही कार्य है। तीसरा देखेंगे, पंचायत यानी अनुसूचित क्षेत्र में विस्तार अधिनियम 1996 के प्रावधानों का पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए किए जाने वाले उपायों का सुझाव देना, यह भी कार्य जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का ही कार्य है। इस प्रकार तीनों जो हमारे कथन हैं वह सत्य है। चलिए हम ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है 1, 2, 3, यानी ऑप्शन डी हमारा इसमें सही होगा। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न जो दिया गया है वह दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से जो हैं भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार के रूप में उल्लिखित हैं, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार है। तो पहला इसमें जो है आपको सही उत्तर को चुनना है। तो पहला दिया गया है गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, तो यह तो शोषण के विरुद्ध नहीं आएगा, ठीक है। फिर दिया गया है कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, इसका जो है
वर्णन आर्टिकल 23 में किया गया है। आर्टिकल कितना में 23 में किया गया है। अनुच्छेद 23 में जो है मानव के दुर्व्यापार, बेगार, बालाश्रम और इसी तरह के अन्य प्रकार के बालाश्रम को प्रतिबंधित करता है। यानी दूसरा तो है जो यह बालाश्रम के अंतर्गत आता है। तीसरा देखेंगे मानव के दुर्व्यापार और बालाश्रम का प्रतिषेध। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि अनुच्छेद 24 जो है 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को किसी भी कारखाने, खान या किसी अन्य परिसंकटमय गतिविधि जैसे निर्माण कार्य अथवा रेलवे में नियोजन पर रोक लगाता है। तो यानी यह जो है हमारा यह भी जो है बालाश्रम के अंतर्गत आता है, यानी आर्टिकल 24 के तहत आता है। ठीक है, तो इसलिए इसका सही उत्तर पूछ रहा था, तो इसमें 2 और 3 जो है हमारा सही कथन हो गया, यानी ऑप्शन सी। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब 40 नंबर जो प्रश्न है वो देखेंगे। 40 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से जो हैं सही है। 1947 के संदर्भ में याद रखेंगे, तो आपको यहाँ पे सही उत्तर का चयन करना है। तो पहला दिया गया है कि इसमें प्रावधान किया गया कि भारत स्वयं भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 सहित अंग्रेजों द्वारा भारत के संबंध में बनाए गए किसी भी कानून को बदल सकता है। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा संविधान सभा को एक पूर्ण संपूर्ण निकाय बनाया गया। इस अधिनियम ने संविधान सभा को भारत के संबंध में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को निरस्त करने या परिवर्तित करने की शक्ति जो है प्रदान की थी। तो इस प्रकार कथन 1 तो सही है। दूसरे कथन की ओर बढ़ते हैं, तो इसके द्वारा भारत के गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया। तो इस अधिनियम ने वायसराय के पद को समाप्त कर दिया और प्रत्येक डोमिनियन के लिए एक गवर्नर जनरल का जो है प्रावधान किया। तो इस प्रकार इस दूसरा कथन जो है यह गलत हो जाएगा। तीसरा कथन क्या बोल रहा है? तीसरा कथन बोल रहा है हालांकि इसने भारत को स्वतंत्र घोषित कर दिया, लेकिन इसे भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश सर्वोच्चता की समाप्ति की घोषणा नहीं की। तो यानी यह भी कथन जो है गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? इस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त कर दिया और 15 अगस्त 1947 से भारत को एक स्वतंत्र और संपूर्ण राज्य घोषित कर दिया। इस अधिनियम ने भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश सर्वोच्चता की समाप्ति की घोषणा की और रियासतों को 2 स्वतंत्र राज्यों पाकिस्तान या भारत में किसी एक राज्य में शामिल होने अथवा स्वतंत्र रहने का जो है विकल्प प्रदान किया। ठीक, तो इस प्रकार तीसरा कथन भी गलत हो जाएगा। तो इसमें सही कथन की अपेक्षा कर रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। केवल 1 जो है वह सत्य हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है जो कि 41 नंबर प्रश्न का है। यदि कोई विदेशी राज्य भारत का भाग बन जाता है, यदि कोई विदेशी राज्य है भारत का भाग बन जाता है, तो यह निर्दिष्ट करने की शक्ति कि उस विदेशी राज्य क्षेत्र के लोग भारत के नागरिक होंगे किसमें निहित है। ठीक है, तो यदि इसमें इसका सही उत्तर की हमको चयन करना है, तो इसमें ऑप्शन दिया गया है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में, उच्चतम न्यायालय में, केंद्र सरकार में या संसद में। तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा केंद्र सरकार में। जैसे कि देखिए यदि कोई विदेशी राज्य क्षेत्र भारत का भाग बन जाता है, तो भारत सरकार उस राज्य क्षेत्र के लोगों में से ऐसे व्यक्तियों को निर्दिष्ट करती है जो भारत के नागरिक होंगे। ऐसे व्यक्ति अनुसूचित तिथि से भारत के नागरिक जो है बन जाते हैं। उदाहरण के लिए जब पांडिचेरी भारत का भाग बना, तब भारत सरकार ने नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता यानी पांडिचेरी के लिए आदेश जो है 1962 में जो है जारी किया था। तो इस प्रकार सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न जो है देखेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है अनुच्छेद 17 यानी अस्पृश्यता का उन्मूलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे है सही कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को आपको यहाँ पे सही उत्तर को चुनना है। तो पहला में दिया गया है यह अस्पृश्यता और किसी भी रूप में उसके आचरण का उन्मूलन करता है। तो देखेंगे अनुच्छेद 17 में कहा गया है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है, यानी कथन 1 तो सत्य है। दूसरे कथन की ओर बढ़ते हैं।
तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता को परिभाषित किया गया है। ठीक है, अस्पृश्यता को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है, आपको मालूम होना चाहिए, लेकिन न्यायपालिका के विभिन्न निर्णयों ने इसके अर्थ का विस्तार किया है। तो इसका जो है परिभाषित नहीं किया गया है संविधान में, तो यह तो कथन गलत हो जाएगा। फिर देखिए तीसरा कथन है, यह अधिकार केवल राज्य के विरुद्ध उपलब्ध है। ठीक है, तो यह अधिकार राज्य और निजी व्यक्तियों दोनों के विरुद्ध उपलब्ध है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 में इसके लिए अनेक प्रावधान जो हैं किए गए हैं। यानी तीसरा कथन भी हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बोल रहा है केवल राज्य के विरुद्ध उपबंध है। चलिए चौथे कथन की ओर चलते हैं। तो इसे सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 द्वारा लागू किया गया है। तो अनुच्छेद 17 में केवल यह कहा गया है कि अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा, जो विधि के अनुसार दंडनीय अपराध होगा। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 में इसके लिए विस्तृत प्रावधान किए गए हैं। तो चौथा कथन हमारा सही होगा। यहाँ हमसे सही कथन को पूछ रहा था, तो पहला और चौथा हमारा सही होगा, यानी ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रायः सुर्खियों में रहने वाला डार्क जीनोम संदर्भित करता है। ऑप्शन ए, डीएनए के उन भाग को जिनके बारे में हमें न्यूनतम जानकारी है और जिनके जैविक कार्यों के बारे में अधिक जानकारी नहीं है। कथन 2 में दिया गया है, यानी ऑप्शन 2 में दिया गया है, कठोर वातावरण जैसे समुद्र के नीचे यानी उच्च दाब की स्थितियों में रहने वाले सूक्ष्म जीवों के डीएनए को। सी में दिया गया है, डीएनए के उन अनुक्रमों को जिन्हें आनुवांशिक अभियांत्रिकी के द्वारा बदला गया है। और डी में दिया गया है, जानवरों के संरक्षित शवों में पाए गए अभी प्रभावित डीएनए का। ठीक है, तो यदि हम इसके सही उत्तर की बात करेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, क्योंकि पारंपरिक रूप से जीन के रूप में परिभाषित क्षेत्र को बाहर के इन डीएनए को डार्क जीनोम के रूप में जाना जाता है। तो कथन 1 जो है ऑप्शन ए हमारा इसमें सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न दिया गया है, देखेंगे, राज्य लोक सेवा आयोग यानी एसपीएससी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो है इसमें आपको सही उत्तर को चुनना है। ठीक, तो पहला जो दिया गया है, आयोग के आधे सदस्य जो हैं SC/ST और OBC वर्गों के व्यक्ति होने चाहिए। क्या यह कथन सही है? तो यह कथन गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं प्रावधान है। फिर देखें, SPSC के सदस्यों को संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा हटाया जा सकता है। तो क्या यह कथन सही है? तो यह भी कथन जो है गलत है। यह जो है राज्यपाल के द्वारा नहीं हटाए जाते हैं, यह केवल राष्ट्रपति द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है, ना कि राज्यपाल के द्वारा। तो कथन दूसरा भी गलत है और पहला भी गलत है। तो इस प्रकार सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ना तो 1 सही है ना ही 2 सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से आयोग या समिति ने भाषा को राज्य के पुनर्गठन के मानदंड के रूप में स्वीकार किया था? ठीक है, तो इसमें जो है आपको जो है सही उत्तर को चुनना है। तो पहला कथन में दिया गया है धर आयोग। ठीक, दूसरा में दिया गया है जेपी समिति और तीसरा में दिया गया है फजल अली आयोग। ठीक है, तो यदि हम इसके सही कथन की बात करेंगे तो यह जो है निम्नलिखित में से कौन से आयोग समिति ने भाषा को राज्यों के पुनर्गठन का मानदंड के रूप में स्वीकार किया था? तो वह किए थे फजल अली आयोग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें आपको जो है सही कथन को चुनना है। ठीक है, तो पहला में दिया गया है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। क्या यह कथन सही है? तो यदि हम इसके कथन की बात करेंगे तो यह कथन जो है वह गलत है। ठीक, दूसरे देखेंगे, NHRC और SHRC के अध्यक्षों को केवल भारत के राष्ट्रपति पद से हटा सकते हैं, यानी यह कथन जो है हमारा सही है। ठीक है, तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 जो है वह सही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न जो है यहाँ पे देखिए, फ्रंट को हम थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि आपको क्लियर दिख पाए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इसको देखेंगे, अनुच्छेद 26 के तहत धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता का प्रयोग करने के लिए किसी धार्मिक संप्रदाय को निम्नलिखित में से कौन सी शर्तों को पूरा करना आवश्यक है? ठीक है, इसमें भी आपको सही उत्तर को चुनना है। तो
तो पहला कथन दिया गया विश्वासों की प्रणाली वाले व्यक्तियों का एक समूह होना चाहिए, तो यह कथन सत्य है। फिर देखेंगे, फिर दिया गया है समान संगठन वाला एक समूह होना चाहिए, तो यह दूसरा भी कथन सत्य है। और तीसरे कथन की ओर बढ़ते हैं, तो तीसरा कथन है समूह का एक विशिष्ट नाम होना चाहिए, तो यह भी कथन सत्य है। और चौथे कथन की ओर बढ़ेंगे तो समूह का अपना एक धार्मिक पाठ्य होना चाहिए, तो यह गलत है। फिर अगला देखेंगे अलग सिद्धांत का उपदेश देने वाला एक नेता होना चाहिए, तो यह भी गलत है। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर की हम बात करेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3 सही हैं। ठीक है, लिखित में से कौन से भारत के संविधान के भाग 4A के तहत मूल कर्तव्य हैं? इसमें से आपको सही उत्तर को चुनना है। तो पहला विकल्प में है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद का विकास करना, तो क्या यह सही है? तो विकल्प 1 जो है भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित मूल कर्तव्यों में से एक है, तो यानी पहला तो कथन सही है। दूसरे कथन की ओर हम चलते हैं, तो विकल्प 2 जो है, विकल्प 2 उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का एक यह भाग है, ठीक है, ना कि यह जो है यह मूल कर्तव्य का भाग है, तो यानी दूसरा भी गलत हो जाएगा। तीसरा है करों का भुगतान करना, करों का जो है भुगतान करना, तो याद रखें कि स्वर्ण सिंह समिति ने यह सिफारिश की थी कि करों का भुगतान करने के कर्तव्य को मूल कर्तव्य में शामिल किया जाना चाहिए, लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया गया, इसलिए विकल्प 3 जो है मूल कर्तव्य जो है यह नहीं है। ठीक, और चौथा जो है मतदान करना, तो मतदान करना भी मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है, इसलिए विकल्प 4 भी जो है क्या है, गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर की बात करें तो ये इसका केवल एक जो है सही होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न में दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा तत्व न्यायपालिका के विभिन्न निर्णयों द्वारा प्रतिपादित संविधान की मूल संरचना का एक भाग है? ठीक है, इसमें से आपको जो है सही उत्तर को चुनना है। ठीक, तो यदि हम इसके ऑप्शन की बात करें तो पहला दिया गया है संविधान का पंथनिरपेक्ष चरित्र, तो यह तो बिल्कुल जो है सही है, संविधान के मूल संरचना का एक भाग है। दूसरा में दिया गया विधायिका और कार्यपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण, तो यह भी जो है सही हो जाएगा, यानी दूसरा भी हमारा सही है। तीसरा करेंगे समाजवादी राज्य, तो यह तो इसमें नहीं होगा, संविधान की मूल संरचना में समाजवादी राज्य की कोई वर्णन नहीं है। फिर चौथा है तर्कसंगत का सिद्धांत, क्या है, तर्कसंगत का सिद्धांत, तो तर्कसंगत का सिद्धांत ये हमारे जो है संविधान की मूल संरचना का एक भाग है। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर की बात करें तो 1, 2 और 4 इसका सही उत्तर होगा, यानी ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आप इसको देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से हित समूहों और जन आंदोलनों दोनों के लिए समान हैं? ठीक है, इसमें भी आपको सही उत्तर को चुनना है। तो पहला दिया गया है कि दोनों चुनावी प्रतिस्पर्धा के प्रत्यक्ष रूप से भाग के बिना राजनीति को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो क्या यह कथन आपको सही लग रहा है? तो यह कथन जो है सही है। दूसरा कथन की ओर बढ़ते हैं, तो दोनों का एक ढीला संगठन होता है जहां निर्णयन और अनौपचारिक और लचीला होता है, तो यह कथन गलत है। तीसरे कथन की ओर बढ़ेंगे, तो दोनों बड़े पैमाने पर स्वतः स्फूर्त जनभागीदारी पर निर्भर होते हैं, तो यानी यह भी कथन जो है वह गलत है। तो इसके सही उत्तर की बात करेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक हमारा जो है सही है। दोस्तों, तो हम लोग 1 से 50 तक के प्रश्नों को यहाँ पे है जो सॉल्व किए हैं, और आगे जो है 50 से 100 तक के प्रश्न को हम दूसरे वीडियो में सॉल्व करेंगे, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखेंगे। और आप यह बताइए कि आपको इस 50 प्रश्न में जो है कितने प्रश्न सही हुए हैं, इसको कमेंट करके ज़रूर बताएंगे दोस्तों। और यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको जो है यूपीएससी या उत्तर प्रदेश पीसीएस या जितने भी स्टेट पीसीएस है उससे संबंधित वीडियो आपको प्रॉपर यहाँ पे मिलता रहेगा। चलिए मिलते हैं हम अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद।